सो बच्चा पार्टी, अगर आप इस साल IIT जेईई देने वाले हो तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको सबसे पहले देख लेनी चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपने जो भी स्ट्रेटेजी बना रखी है एक बार आप उसको रिवाइज करिएगा और देखिएगा कि आपने जो भी गोल बनाया था क्या आप उस गोल तक पहुंच पा रहे हैं। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसमें आप इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं उसके बारे में जरूर विचार करिएगा, क्योंकि अगर वक्त रहते आप इंप्रूवमेंट पे विचार करेंगे ना तो बाद में एडमिशन के टाइम पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता है ना। टाइम से पहले चीजें कर लेना ही हमारे लिए समझदारी की बात होती है, एक क्लियर कट बात है। अगर मैं बात करूं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या डिस्कस करने वाला हूं तो सिंपल है यार, हम देखेंगे कि कितने मार्क्स से आपका क्या परसेंटाइल बनने वाला है और किस परसेंटाइल पर क्या रैंक बनता है। और अगर आप अभी जनवरी अटेम्प्ट या अप्रैल अटेम्प्ट में अपना NIT या IIIT फिक्स करना चाहते हो तो मिनिमम आपको कितना मार्क्स गेन करना चाहिए ताकि आपको क्या इतना परसेंटाइल बन सके और उसके करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट ये रैंक बननी चाहिए। ओके, तो मिनिमम मार्क्स क्या टारगेट करके रखा जाए कि अभी मेरे को NITs या IIITs में एक सीट फिक्स हो जाए, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और तुम बहुत ही मतलब तुम्हें सुन के बहुत दुख होगा कि अगर किसी व्यक्ति को टॉप के NITs में, इनफैक्ट टॉप के 10 NITs में भी कंप्यूटर साइंस अगर चाहिए तो 99 परसेंटाइल लाने के बाद भी नहीं मिली थी, ना पिछले साल और ना ही उसके पिछले साल। ये बात फैक्ट है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं डेटा के साथ दिखाऊंगा और तुम इस वीडियो को पूरा देख के जाना, बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और जो कि अभी प्रिपरेशन जर्नी में जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो आई एम संदीप विश्वकर्मा, आई एम अ एक्सपर्ट करियर काउंसलर, आई एम फ्रॉम IIT गुवाहाटी और एंड डायरेक्टर ऑफ STBC। पिछले कुछ सालों में मैंने हजारों बच्चों को उनकी ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचाया है और मैं जब बच्चों की काउंसलिंग करता हूं एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो मेरे को एक बहुत क्लियर कट बात समझ में आई पिछले कुछ सालों से काम करके कि बच्चों को सिर्फ काउंसलिंग के टाइम पे गाइड करने की जरूरत नहीं है, पीछे जाके भी गाइड करने की सख्त जरूरत है। रीजन क्या है ना कि बच्चे से जब हम बात करते हैं तो हम बताते हैं कि यार तुम्हारी गलती ये रही, तुम्हारी गलती ये रही, तुम इतना परसेंटाइल या कम से कम इतना मार्क्स 4 मार्क्स और लेके आ जाते ना तो तुम्हें ये कॉलेज मिल जाता। अभी ये कॉलेज इस राउंड में तुम्हारे हाथ से निकल गया, ये फाइनल राउंड था भाई, तुम्हारा एडमिशन यहां पर नहीं हो पाया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि यार 1-2 रैंक से रह गए। अभी बच्चा जब सुनता है ना तो उसके मन में बड़ा दुख होता है, बहुत ग्लानि होती है कि भैया मैंने चाय छुट्टे में बहुत टाइम निकाल दिया, सोने में बहुत टाइम निकाल दिया, काश मेरे को पहले पता होता ना ये सब चीजें कि यार इतने एक मार्क्स से हजारों रैंक बढ़ सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन से हजारों रैंक आगे पीछे हो सकता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं अपना एक टाइम जी जान लगा देता पढ़ाई में। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चों को आइडिया नहीं रहता है और आइडिया बहुत सारे को रहता है ना तो भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा सीरियस इस इशू को नहीं लेते हैं। पर मुझे लगता है कि बच्चों को इस पॉइंट पे गाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हम पहले बात करते हैं कि लास्ट ईयर के करस्पॉन्डिंग अभी कट ऑफ क्या जा रहा है जेईई मेन क्वालिफाई करके जेईई एडवांस में बैठने के लिए। तो मैं तुम्हें क्लियर कट बात बताता हूं, देखो यार नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हर साल बढ़ रहे हैं, तुम देख सकते हो ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या है। कोविड में सबसे कम रहे थे 9.3 लाख और उसके बाद से रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं, लगभग 9.3 से लगभग 10.26, उसके बाद 11.26 और 2024 में रिकॉर्ड तोड़ एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था जेईई मेन एग्जाम में और उनकी संख्या 14.5 लाख के आसपास की रही थी। अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो देखो जैसे ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ना शुरू हुए उस तरीके से उनका कट ऑफ भी बढ़ना शुरू हुआ और 2024 में पूरा रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ रहा। और कट ऑफ जानते हो कितना रहा? तुमने देखा भी होगा 93.226, मतलब 93 परसेंटाइल से भी ज्यादा लेकर आने पर, 93 परसेंटाइल भी लेकर आने पर जनरल वाले बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं किए थे। तो तुम ये देख सकते हो, मैंने वैसे तो बाकी कैटेगरीज का भी यहां पर कट ऑफ लिख रखा है 2024 का, इनफैक्ट 2023 का है और पिछले कुछ सालों में जो वेरिएशन आ रहा है कट ऑफ में वो तुम सीधे सीधे देख सकते हो। जो ओबीसी 2019 में 68 परसेंटाइल, 2022 में 67 परसेंटाइल पे था, वो ओबीसी 2024 में 79 परसेंटाइल पर आ गया, मतलब काफी ज्यादा वेरिएशन। 2022 में ईडब्ल्यूएस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, ईडब्ल्यूएस वालों को 2022 में 63 परसेंटाइल कट ऑफ बनी थी ईडब्ल्यूएस की और 2024 में सीधे 63 से 81 पर आ गई। तुम देख सकते हो कंपटीशन का लेवल कैसे बढ़ता जा रहा है। और
2025 जो है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा प्रेडिक्शन है लोगों का कि हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट 14.5 से 15.5 या 15 भी हो जाए। तो फिर अगर कैंडिडेट बढ़ेंगे तो सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हारा कट ऑफ भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो तुम्हारे परसेंटाइल का सीधा सीधा लेना देना है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से। सिंपल बात है, तुम्हारे मार्क्स से आपकी परसेंटाइल डिसाइड होगी और आपके परसेंटाइल से आपका रैंक डिसाइड होगा। डायरेक्टली मार्क्स से रैंक नहीं डिसाइड होता है, बात क्लियर कट याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि भैया हमें कितना परसेंटाइल या कितना मार्क्स एटलीस्ट क्या करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए कि किसी ना किसी आईआईटी, किसी ना किसी एनआईटी या ट्रिपल आईटी या अच्छी जीएफटीआई में एडमिशन हो जाए। वो समझने के लिए पहले तो तुम लास्ट ईयर का डेटा देखो पहले कि कितने मार्क्स पर क्या परसेंटाइल बना था। अगर आपको देखो, जैसे मैंने आपको कट ऑफ दिखाया ना, आपको एक कट ऑफ दिखाया कि ये जेईई एडवांस क्लियर करने के लिए कट ऑफ है। अगर इससे कम आप कट ऑफ, इससे कम परसेंटाइल अगर आप लेकर आ रहे हो जेईई मेन में, तो आप जेईई एडवांस के एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सर अगर मान लीजिए कोई 93.236 से ज्यादा परसेंटाइल लेके आया होगा तो क्या उसका एनआईटी में एडमिशन हो रहा होगा, क्या उसकी एनआईटी फिक्स है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से कहीं से भी ये नहीं डिसाइड होता है कि आपको एक अच्छी एनआईटी या फिर किसी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में सीट मिल जाएगी। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो किसका लेना देना है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक क्राइटेरिया है, ये तो सिर्फ एक क्राइटेरिया है जिससे आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में बैठ सकते हो जेईई एडवांस के। ये जो कट ऑफ है सिर्फ उसके लिए है। तो बाकी किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें कितना परसेंटाइल लेके आना होगा या कितनी रैंक लेके आनी होगी, या अभी के लिए जनवरी अटेम्प्ट में हम कितना मार्क्स क्या कर सकते हैं, टारगेट करें कि हमें एडमिशन मिल जाए। तो मैं तुम्हें क्लियर कट अभी बताता हूं। देखो, जैसे कि ये तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट का डेटा है और ये अप्रैल अटेम्प्ट का डेटा है और उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर आपको परसेंटाइल देखने को मिल रही होगी। अब मैं आपको सीधा फंडा बोलूंगा कि अगर आप जनवरी में देखो, मैंने दो कट ऑफ लिख रखा, दो मार्क्स लिख रखा है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। क्योंकि देखो यार, पिछले बार का अगर मैं वाकया बताऊं तो कुछ हमें पता है कि यार देखो 22 शिफ्ट में, 24 शिफ्ट में क्या होता है, लगभग जेईई मेन का पेपर होता है। मतलब काफी ज्यादा शिफ्ट्स में, मतलब एक दिन में तो पेपर जेईई मेन का जो है वो होने वाला है नहीं। सो जो हमारा एग्जाम है, जैसे जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 10 शिफ्ट हुए थे, मतलब 5 दिन में पेपर कराया गया और 10 शिफ्ट हुए थे। तो अब इन 10 शिफ्ट में एक मॉर्निंग शिफ्ट होता है, एक इवनिंग शिफ्ट होता है। टोटल जनवरी अटेम्प्ट में 10 शिफ्ट हुए थे और हमारा जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें 10 शिफ्ट हुए। अब जनवरी अटेम्प्ट में अलग परसेंटाइल बनती है, अप्रैल अटेम्प्ट में अप्रैल जितने बच्चे बैठे हैं उसके हिसाब से एक अलग परसेंटाइल बनती है। फिर बाद में क्या करते हैं, बेस्ट ऑफ टू ले लेते हैं और लास्ट में रैंक कैलकुलेट करते हैं। इनका तरीका है सिंपल। जैसे जनवरी में 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 5 दिन ये लोग एग्जाम कराए थे पिछली बार, और अप्रैल में भी 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 5 दिन एग्जाम इन लोगों ने कराया था। अब पहले इन लोगों ने जनवरी में जब जनवरी का रिजल्ट निकाला तो बच्चों को टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन उनके मार्क्स के बेसिस पर इन लोगों ने परसेंटाइल असाइन किए। अप्रैल में भी जब इन्होंने रिजल्ट निकाला तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड उनके मार्क्स के बेसिस पर परसेंटाइल डिसाइड किया। भाई डिसाइड कैसे होता है इस पर मैं अलग वीडियो बना दिया हूं, तुम देखना चाहो तो मैकेनिज्म देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद ये दोनों उठा के बेस्ट ऑफ 2 परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं और एक्चुअली उनका रैंक कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में जो रैंक है वो निकल के आता है अप्रैल अटेम्प्ट के रिजल्ट में। जनवरी अटेम्प्ट के रिजल्ट में रैंक के लोग नहीं निकल के आता है क्योंकि बता ही नहीं सकते हैं। अब देखो क्या है, अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी शिफ्ट में पेपर इजी आ गया, किसी शिफ्ट में पेपर टफ आ गया। तो जब पेपर टफ आता है तो उसमें क्या होता है, कम मार्क्स पे ही अच्छी परसेंटाइल बन जाती है, जैसा कि तुम देख सकते हो। और किसी शिफ्ट में पेपर बहुत इजी आ जाता है तो अच्छे मार्क्स पर कम परसेंटाइल बनती है। कभी कभी धोखा भी हो जाता है क्योंकि परसेंटाइल डिपेंड करता है नंबर ऑफ टॉपर्स पर भी। तो जैसे यहां पर क्या था कि एक 27 जनवरी का अटेम्प्ट था जिसमें क्या था, बहुत अच्छे पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 27 जनवरी वाला मार्क्स मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, उसमें हुआ क्या था
कि लगभग 8 या 9 टॉपर, 8 या 18 में से 8 या 9 टॉपर क्या थे, एक ही शिफ्ट में 27 जनवरी में ही बैठ गए थे। तो 27 जनवरी में ही मोस्ट ऑफ द टॉपर्स बैठ गए थे। उस वजह से अच्छा मार्क्स लेकर आने के लिए भी बहुत रगड़ के मेहनत करना पड़ा था। बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आने पर भी क्या हुआ था, परसेंटाइल कम बनी थी। तुम देख सकते हो कि 90 परसेंटाइल के लिए 139 मार्क्स तक लेके आना पड़ा था बच्चों को, 91 परसेंटाइल के लिए 145 मार्क्स तक लेके आना पड़ा था। और वहीं दूसरे शिफ्ट में आई थिंक ये फर्स्ट फरवरी वाली शिफ्ट थी, उसमें 76 मार्क्स या 78 मार्क्स पे ही 91 परसेंटाइल बन गया था। तो ये चीज है, तो इसीलिए मैंने 2 स्लॉट डाले हैं कि ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, इसके बीच में जनरली रहता है। जनरली पिछले साल का जो कट ऑफ रहा अपने अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग इसी के बीच में रहा था, इसलिए मैंने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिख दिए ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। अब एक चीज ये देखने के बाद एक चीज जो तुम गौर से देखना, वो तुम्हें समझ में आएगा। इसको तो हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि ये एक अपवाद था और ये बात सबने माना था, अपवाद था। और मैंने पहले भी बोला था कि जो परसेंटाइल वाला सिस्टम है इसमें बहुत हद तक लक भी काम करता है, क्योंकि अगर तुम्हारे शिफ्ट में ज्यादा नंबर ऑफ टॉपर बैठ गए तो भाई ऐसा हो सकता है कि तुम ज्यादा नंबर ला के भी कम परसेंटाइल पाओ, जैसे 27 जनवरी वाले शिफ्ट वन के केस में हुआ था। ठीक है, खैर इसको तो हटा दो। लेकिन जब तुम इसको देखोगे ना, अगर इसके मिनिमम को इसके मिनिमम से कंपेयर करोगे तो तुम्हें एक बात क्लियर नजर आएगी कि अगर जनवरी में ठीक ठाक स्कोर कर लिया जाए तो कम मार्क्स लेकर आने में भी आराम से अच्छा खासा परसेंटाइल बन जाता है। मतलब 151 से लेके 160 मार्क्स पे ही जनवरी अटेम्प्ट में ये जो मिनिमम मार्क्स जिनका इस शिफ्ट में जिनका रहा होगा, ये आई थिंक फर्स्ट या सेकंड फरवरी वाला शिफ्ट था, उसमें 155 से 160 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन गई थी। और जबकि अप्रैल में सेम परसेंटाइल लाने के लिए जिनके मिनिमम मार्क्स थे उनका 180 से 186 मार्क्स थे। मतलब 186 मार्क्स पे अप्रैल में सेम परसेंटाइल बन रही है जितना कि जनवरी अटेम्प्ट में लगभग 150 मार्क्स पे बन गई थी। अच्छा, 99 परसेंटाइल लेके बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना, क्योंकि 99 परसेंटाइल में टॉप 10 एनआईटीज की भी सीएसई नहीं मिलने वाली है। टॉप 5 तो बहुत दूर की बात है, टॉप 5 छोड़ दो, ट्रिची, वारंगल और ये तुम्हारा सूरतकल, इलाहाबाद, ये सब तो छोड़ ही दो। टॉप 10 में भी तुमको सीएसई मिल जाए जनरल कैटेगरी से, ये भी बहुत मुश्किल बात रहने वाली है। तो ये बात तुमको पहले तो इतना मामला समझना होगा, उसके बाद मैं आगे तुमसे बात करने वाला हूं। अब देखो, अगर मैं तुमसे इस मामले में बात करूं तो अगर किसी को सिंपल 99 परसेंटाइल चाहिए तो लास्ट ईयर का डेटा ये बोलता है कि जनवरी अटेम्प्ट में, इसको छोड़ दो, 150 से 200 मार्क्स तक अगर वो अपना एम कर रहा है और बहुत आसान पेपर भी आया और उसके 200 मार्क्स तक आ रहे हैं तो भी आराम से 99 परसेंटाइल आएगा। और अप्रैल अटेम्प्ट में कम से कम 186 से 200 मार्क्स, 210 मार्क्स के बीच में अगर किसी के आ रहे हैं, लगभग ये मिनिमम सबसे मिनिमम सबसे टफ वाले शिफ्ट का मार्क्स है और ये सबसे आसान शिफ्ट का मार्क्स है। तो अगर किसी का 200 प्लस आ रहा है तो आराम से 99 परसेंटाइल बन जाएगा। तो अगर आपका इस मार्क्स के बीच में तो 99 आने की पॉसिबिलिटी है, और अगर 210 प्लस है तो आराम से 99 बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग 98 परसेंटाइल की बात करूं तो जनवरी अटेम्प्ट में तो कम मार्क्स पे ही बन जाता है। मैं फिर से इसको बोल रहा हूं, एक अपवाद था, सबसे ज्यादा टॉपर इसी शिफ्ट में बैठे थे। 27 जनवरी का शिफ्ट था। लेकिन इसके मिनिमम और मैक्सिमम से यहां से तुम कंपेयर कर सकते हो कि कुछ लोगों के 130, 35 और 140 नंबर पे भी 98 परसेंटाइल जनवरी में बन गए थे। और वहीं अगर मैं अप्रैल वाले शिफ्ट की बात करूं, जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन था वो उसमें 164 से लेके 190 के बीच तक कट ऑफ गया था। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग वेरी करता है। मिनिमम 164 था 98 परसेंटाइल लेके आने के लिए, और मैक्सिमम 190 था। थोड़ा बहुत 5-7 नंबर का इधर उधर हो सकता है, बिकॉज ये हमेशा एक्सपेक्टेड डेटा, बच्चों के दिए गए डेटा से हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, एंड ये कोई एक्चुअल नहीं निकालती है, पर फिर भी ये काम करता है। अगर सीधा अगर मैं 96 परसेंटाइल की बात करूं, अब अगर मैं 98 परसेंटाइल की बात करूं, क्योंकि देखो 96 परसेंटाइल के नीचे तुम्हें किसी एनआईटी का बहुनी बट्टा भी नहीं होगा जनरल कैटेगरी में, लिख के रख लो। और अभी मैं डेटा दिखाऊंगा भी। 97 परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट में लगभग जिसके मान लो 120 से लेके 140 तक रहे होंगे, या 120 से लेके 140 तक रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका काम
बन गया होगा जनवरी अटेम्प्ट में। और अप्रैल अटेम्प्ट में अगर आप 150 से लेके 170 के बीच में मतलब अप्रैल अटेम्प्ट में जो मिनिमम मार्क्स गया था 150 गया था, और जो मैक्सिमम मार्क्स गया था 97 परसेंटाइल के लिए वो लगभग 177 गया था। अगर मैं 96 परसेंटाइल के लिए बात करूं तो अब जनवरी अटेम्प्ट में मिनिमम मार्क्स गया था 109, और अप्रैल अटेम्प्ट में मिनिमम मार्क्स 140 गया था और मैक्सिमम मार्क्स 167 गया था लास्ट ईयर के डेटा के अनुसार। अब एक बात ध्यान रखो, एक चीज जब एनालिसिस कर ही रहे हो तो आंख खोल के एनालिसिस करो, क्योंकि ये मतलब काफी मेहनत करके मैं तुम्हारे लिए डेटा लेके आता हूं। अभी क्या है ना कि ये चीज देख के तुम्हें एक बात कट एंड क्लियर साफ साफ होनी चाहिए कि यार जनवरी अटेम्प्ट में कम नंबर लाके भी बहुत अच्छी परसेंटाइल लेके आई जा सकती है। इसीलिए क्यों ना जनवरी अटेम्प्ट में जीत तोड़ मेहनत किया जाए, क्योंकि देखो यार 109 नंबर और 140 नंबर में बहुत बड़ा फर्क है। बात समझे, 94 परसेंटाइल लेके आने के लिए पिछली बार लगभग मिनिमम 94 95 के आसपास गया था, 94 95 के आसपास गया था, और अप्रैल अटेम्प्ट में 123 मिनिमम गया था और मैक्सिमम 152 तक चला गया था 94 लेके आने के लिए। मतलब सोचो जिसके 150 नंबर हैं, सोचो यहां 150 नंबर लाए तो 99 परसेंटाइल पा गए। मतलब यहां कम से कम टॉप 10 एनआईटीज में बाकी डिसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस मिल जाएंगे, और यहां पर तुम लेके यहां इस वाले अटेम्प्ट में कोई वही 152 नंबर लेके आया है तो 94 परसेंटाइल में आ रहा है। देख रहे हो मतलब मैं क्या बोलूं, सेम मार्क्स लेकर आने पर कोई बच्चा 99 परसेंटाइल पर झूल रहा है और कोई बच्चा 94 परसेंटाइल पे झूल रहा है। तो यही विडंबना है इस एग्जाम की, और परसेंटाइल सिस्टम में मामला यही है, ये तुम्हें क्लियर कट होना चाहिए। और वही 91 परसेंटाइल पिछली बार लगभग 76 नंबर तक पे जनवरी अटेम्प्ट में बन गई थी, और वही 91 परसेंटाइल लेके आने के लिए ना ये जो 27 जनवरी वाली शिफ्ट थी, लोग 91% 145 नंबर लाके 91% पे थे, और कुछ लोग 151 नंबर लाके उसी ईयर में और सेम सेशन में, जनवरी वाला सेशन फर्स्ट था, और सेशन फर्स्ट में जो बच्चे लगभग फर्स्ट या सेकंड फरवरी में थे, सॉरी इस वाले केस में 27 जनवरी में थे और ये वाला केस 1 फरवरी का था। तो 27 जनवरी में जो बच्चा 150 से 151 नंबर लेके आया उसकी लगभग जो परसेंटाइल बनी थी और 92 पॉइंट समथिंग बनी थी, और वही बच्चा अगर उसी का कॉम्पिटिटर 1 फरवरी को 151 नंबर लेकर आया तो उसकी परसेंटाइल 99 बनी। ये विडंबना थी, और ये देख के मतलब अब मैं क्या बोलूं, इसमें मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया था और मैंने बात बोला भी था कि ये एग्जाम 100% फेयर एग्जाम नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं जो अनफेयर बना रही हैं, क्योंकि यहां मेहनत के साथ साथ लक भी काम कर रहा है। सोचो सेम नंबर इस बच्चे की क्या गलती थी कि 27 जनवरी को एग्जाम में बैठा, और इस बच्चे ने क्या महान काम कर दिया था कि 1 फरवरी को एग्जाम में बैठा, और 1 फरवरी को एग्जाम बैठा सेम लेवल के पेपर में, ये 99 परसेंटाइल पे चला गया और ये बच्चा 92 परसेंटाइल पे लटक गया। इसको मिलेगी टॉप की एनआईटीज, इसको एनआईटीज का पानी बट्टा भी नहीं होगा किसी ब्रांच, मतलब मेटलर्जी और टेक्सटाइल जैसे ब्रांच में एडमिशन इसका होना मुश्किल है, समझ रहे हो ना। इसको एमएससी भी नहीं मिलेगी 5 साल की, तो एक विडंबना है। और ये तुम्हें पहले डेटा समझना होगा कि मिनिमम पिछले साल कितने मार्क्स लेकर आने पर कितना परसेंटाइल बना था, ये आपको अच्छे से पहली बात तो समझना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं रैंक की। तो देखो यार 99 परसेंटाइल पर मोटा मोटी 16,000 के आसपास रैंक बनी थी, और 16,000 रैंक में तुम्हें टॉप 10 में कोई सीएससी नहीं देगा, ये लिख के तुम ले लो, क्लियर है। तुम्हें बुरा लग सकता है पर ये बात फैक्ट है। अगर मैं बात करूं उसके बाद 98 परसेंटाइल पर लगभग 31,000 के आसपास रैंक बनी थी। 31,000 पे तुम्हें किसी भी अच्छे एनआईटीज में सीएससी या अच्छी ब्रांच नहीं मिलने वाली है अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो। और अगर मैं वही बात करूं 97 परसेंटाइल की, 97 परसेंटाइल की, तो 46,000 रैंक बनी थी, और 96,000 में 61,000 रैंक बनी थी। और जैसे ही तुम 96.5 54 से ज्यादा आगे बढ़ोगे तो ये 54,000 से ज्यादा आगे बढ़ोगे तो किसी एनआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, ट्रिपल आईटी जो अच्छी हैं उनमें एडमिशन नहीं मिलेगा। और ये कट ऑफ है जिसको तुम यहां पर डिटेल में देख सकते हो। 95 परसेंटाइल पे 76,000 के आसपास रैंक बनी थी,
बाकी तुम एनालिसिस कर लेना। 93 परसेंटाइल पर 1 लाख से ज्यादा रैंक बनी थी, मतलब 93 परसेंटाइल पर 1 लाख से ज्यादा रैंक बनी थी। बात तुम समझ रहे हो कंपटीशन कितना ज्यादा हो गया है। 93 परसेंटाइल पर रैंक 1 लाख से ज्यादा पिछले साल रही थी, और 93 परसेंटाइल पे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है इनमें, एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में, मतलब बात समझो। और उसके बाद बाकी तो 89 परसेंटाइल पे 1.5 लाख रैंक बनी थी। अब जैसे ही तुम 90 परसेंटाइल या 93 परसेंटाइल से नीचे आते हो तो तुम्हें स्टेट में ही ट्राई करना चाहिए। स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, जैसे एकेटीयू है और बाकी कॉलेजेस हैं, उसमें ट्राई करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं एक्चुअल में कि तुम्हें एटलीस्ट एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, या फिर किसी भी ब्रांच में एनआईटीज में, एनआईटीज के किसी भी ब्रांच में एंट्री मारनी है तो कितना मिनिमम टारगेट करना होगा। तो देखो टॉप की एनआईटीज में एडमिशन के लिए क्या टारगेट करना होगा, इसके लिए मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 20 मिनट का भी हो गया, उन पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पर अभी तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मैं क्लियर एंड कट वीडियो बना रहा हूं, जो तुम्हारे दिमाग, जो अभी तुम्हारे दिमाग में छप जानी चाहिए। देखो जो सबसे लोवेस्ट, मैं सीसैप दिखा रहा हूं, सीसैप जो होता है ये जोसा के बाद, मतलब एनआईटी प्लस सिस्टम एडमिशन लेने के लिए जोसा काउंसलिंग कराती है। जोसा के बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तो उसकी काउंसलिंग सीसैप कराती है। सीसैप में अगर जो बैठ रहा है बच्चा, मान के चलो चांस उसका है कि बहुत लो से लो रैंक पर एडमिशन हो जाए, क्योंकि उसके बाद एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआईज में एडमिशन नहीं होता है। जीएफटीआईज कुछ अपना अलग से लेती हैं, पर उनकी बात छोड़ दो। तो अगर मैं एनआईटीज की बात करूं तो तुम्हें देखना, अगर सबसे लो एडमिशन हुआ था 2024 में किसी एनआईटी में, तो वो थी एनआईटी अगरतला की केमिस्ट्री। ये बीटेक का कोर्स भी नहीं है, ये केमिस्ट्री का कोर्स है, एमएससी वाला कोर्स है। इसमें भी जाने के लिए 1,17,000 रैंक पर एडमिशन हुआ था जनरल का, सीसैप राउंड 2 अदर स्टेट से, क्योंकि मैं होम स्टेट की बात नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यार अगरतला में तो तुम शायद ही अगरतला से कोई वीडियो देख रहा होगा। तो 1,17,000 रैंक पर एडमिशन हुआ था किसमें, एनआईटी अगरतला में केमिस्ट्री में, और 1,17,000 रैंक के लिए मोटा मोटी तुमको 92.5 परसेंटाइल से उन्हीं का एडमिशन हुआ होगा जिनको 92.5 परसेंटाइल से जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे। और इस साल के लिए तो मान के चलो 93 से भी ज्यादा मार्क्स होंगे, क्योंकि इससे कम कट ऑफ नहीं रहने वाला, इससे ज्यादा ही जाएगा। और 92.5 के लिए मिनिमम मार्क्स 115 और मैक्सिमम मार्क्स 142 चाहिए। मतलब अगर तुम बहुत टफ शिफ्ट में पढ़ रहे हो तो 115 मार्क्स फिर भी गेन करने पड़ेंगे, और बहुत इजी शिफ्ट पढ़ रहा है तो 142 तक भी तुम्हारा मामला जा सकता है। तो अब तुम जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट, अब तुम बताना है कि तुम कहां पर लाइक कर रहे हो कमेंट बॉक्स में। अगर मैं बात करूं दूसरा बीटेक के कोर्स की, तो सेकेंड लास्ट एडमिशन एनआईटी मणिपुर के सिविल में हुआ था। ये मणिपुर, मिजोरम, अगरतला, ये सब नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज हैं, इधर कोई नहीं जाना चाहता है, फिर भी ये कट ऑफ है। जिस दिन नेक्स्ट वीडियो में मैं जब सीएससी दिखाऊंगा ना, तुम्हारी आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी और तुम्हें लगेगा इस हिसाब से, मेरी तैयारी के हिसाब से तो मुझे घंटा कुछ नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तुम पहले तो ध्यान से देखो और समझो और अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, और फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या मिलने वाला है। अगर मैं बताऊं मणिपुर सिविल में एडमिशन के लिए तो 1 लाख समथिंग रैंक चाहिए थी, और परसेंटाइल 92.5 से 93 परसेंटाइल होनी चाहिए, और मार्क्स तुम्हारा मिनिमम 117 प्लस ही होना चाहिए, और मैक्सिमम 150 मार्क्स तक जा सकता है। एनआईटी मिजोरम की सिविल लगभग वही परसेंटाइल और लगभग वही मार्क्स, क्योंकि लगभग एक ही आसपास रैंक तक ये लोग मिलते हैं। पास समझ में आ रहा है? 1000 का फर्क है। अगर मैं बात करूं लास्ट सीएससी, मतलब किसी भी एनआईटी, भैया मैं किसी भी एनआईटी में जाने को तैयार हूं, मेरे को बस सीएससी बता दो कितने रैंक पर मिलेगा। तो सीएससी जो नागालैंड सबसे लो रैंक पे दिया था, नागालैंड और मिजोरम यही होते हैं जो जनरली सबसे लो रैंक पर एडमिशन देते हैं, सीसैप तक ये लोग आराम से देते हैं। तो नागालैंड में सीएससी मिली थी 50,000 रैंक पर, और 50,000 रैंक लेके आने के लिए भी तुम्हारी 96 परसेंटाइल से ज्यादा होनी चाहिए। और इस साल अगर तुम्हें ये भी चाहिए ना तो 96 परसेंटाइल तो चाहिए ही चाहिए जनरल कैटेगरी से, और मिनिमम मार्क्स 145 प्लस, मैक्सिमम में 170, 72, 75 तक भी जा सकता है। लो देख लो, एनआईटीज में सिर्फ एंट्री मारने का, किसी भी एनआईटी में। अगर अगरतला से बात करूं तो यहां पे कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स करके एक ब्रांच चलती है, और ये कंप्यूटर साइंस फैमिली से ही है। और अगर मैं बात करूं यहां पर तो यहां 52,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और परसेंटाइल यहां पर जाने के लिए भी वही 96.5, और मार्क्स तुम्हारा 145 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, 172 तक भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन योर शिफ्ट। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आ रही है कि
कि एटलीस्ट सीएससी चाहिए तो क्या होगा। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटीज का। भैया एनआईटीज की तो बात बहुत हो गई, मैं समझ गया कि अगर मेरे को सीएससी चाहिए तो कम से कम 96.5 परसेंटाइल तो लेके आना ही होगा। उससे नीचे मेरे को रद्दी मतलब सबसे लो से लो एनआईटी भी, लो से लो कॉलेज भी एडमिशन नहीं देने वाला है। मैं सिर्फ एनआईटीज की बात कर रहा हूँ, कॉलेज नहीं, कॉलेज बहुत है, बहुत है। मतलब हम लोगों ने तो एडमिशन 4-4 लाख, 5-5 लाख, 6-6 लाख रैंक पे 6-6 लाख रैंक तक कराया है, टेंशन मत लो। मैं अभी एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ लेकिन फिर अगर तुम 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक पे जा रहे हो तो फिर तुम स्टेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में या फिर लोअर ब्रांच में जैसे सिविल, मैकेनिकल, इन सब में जाओगे। अभी एके2 में अभी भी एडमिशन चल रहा है, सीटें खाली हैं, एक जगह बहुत कंपटीशन है और एक जगह कोई पूछ ही नहीं रहा है, ऐसा हाल हो चुका है ना। उस पर मैं आगे बात करूंगा, पर अभी देखते हैं ट्रिपल आईटीज की। तो ट्रिपल आईटीज में जो सबसे लो रैंक पर एडमिशन देता है वो है मणिपुर। मणिपुर की सीएससी इस बार 88 सीसेब राउंड 2 में 88,911 तक मिली है और उसके लिए भी तुम्हें कम से कम लगभग 94.22 परसेंटाइल लेके आना ही पड़ा था। जिन लोगों का एडमिशन हुआ था कम से कम इतना परसेंटाइल प्लस होना ही चाहिए था। और अगर मैं मिनिमम मार्क्स की बात करूं ये परसेंटाइल अचीव करने के लिए, तो लास्ट ईयर के हिसाब से, मैं अभी अप्रैल के डेटा के हिसाब से बोल रहा हूं, जनवरी के डेटा से नहीं बोल रहा हूं, जनवरी के डेटा से तो और कम मार्क्स पे भी हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम मार्क्स 125 और मैक्सिमम मार्क्स एटलीस्ट 155 तक जा सकता है। अगर अगरतला की बात करूं तो अगरतला, ट्रिपल आईटी अगरतला, ये भी नया है, ये भी नया है और इनफैक्ट ये भी नया है। इसमें सीएससी 60,000 तक मिली थी और 60,000 मतलब 95.8। और अगर मिनिमम मार्क्स की बात करूं तो 135 मार्क्स तो मिनिमम लेके आने थे अप्रैल अटेम्प्ट में और मैक्सिमम मार्क्स 165 तक चला गया था। कल्याणी सीएससी की बात करूं तो 56,000 पर बंद हुआ था परसेंटाइल। मिनिमम आपको 96 चाहिए था इस रैंक को भी अचीव करने के लिए और मिनिमम मार्क्स 140 चाहिए थे अप्रैल अटेम्प्ट में और मैक्सिमम में 170 तक गया था। डिपेंड्स ऑन शिफ्ट की कौन से शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है। मतलब ओवरऑल अगर किसी ट्रिपल आईटी में भी एंट्री मारनी हो तो ट्रिपल आईटी में जनरली सीएस और ईसी जैसी ब्रांचेज होती हैं, कुछ कुछ में मैकेनिकल भी है और कुछ कुछ में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे भी ब्रांचेज हैं। तो उसमें अगर मणिपुर में आपको ईसी चाहिए, तो इसमें जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो हुआ था मणिपुर में। मणिपुर में ट्रिपल आईटी मणिपुर में जो ईसी मिली थी 1,17,000 रैंक तक इस साल सीसेब राउंड 2 में चली गई थी और उसके लिए कम से कम 92 परसेंटाइल आपके होने चाहिए थे। मिनिमम मार्क्स 115 और मैक्सिमम मार्क्स 142 आपके मिनिमम मार्क्स 115 अचीव करने थे लास्ट ईयर और मैक्सिमम में 142 तक गया था, डिपेंड ऑन शिफ्ट वाइज अप्रैल अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मिनिमम या मैक्सिमम मार्क्स आपको लेके आने थे। एक कट ऑफ गया था इस साल, मान के चलो इससे थोड़ा सा ज्यादा ही कट ऑफ रहेगा, हो सकता है इतना भी रहे लेकिन इससे ज्यादा ही, इससे कम पे काम नहीं बनने वाला है क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें सीसेब राउंड का डेटा दिखा रहा हूं। कंपटीशन मेरे भाई एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के लिए बहुत ज्यादा टफ है और आईआईटी के लिए तो बात ही नहीं है, मतलब वो तो सबके बस की बात ही नहीं है। ऐसा तुम मान के चलो बहुत कम ही लोग पहुंचेंगे, ये तुम बात जानते हो क्योंकि सीट ही बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा बहुत सारे और कॉलेज हैं जो एडमिशन देंगे, उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। पर अगर अभी आपका एम एनआईटीज ट्रिपल आईटीज हैं, जबकि इसमें से कोई भी एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज अच्छी मतलब ऐसी नहीं है जिसको मैं तुम्हें रिकमेंड करूँ कि तुम यहाँ जाके पढ़ो, है ना। क्योंकि मतलब कोई नॉर्थ ईस्ट में है तो कहीं प्लेसमेंट कम है, कहीं प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, किसी ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा नहीं चल रहा है, इसमें से कुछ ट्रिपल आईटीज ऐसे हैं जिनका कैंपस ही नहीं बना है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ट्रिपल आईटीज जो होती हैं एनआईटीज से अच्छी होती है। अरे दादा कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन तुम मान के चलो ट्रिपल आईटीज बहुत सारी ऐसी हैं जहां जाके हो सकता है तुम रो दो, सिर्फ इधर उधर सामान शिफ्ट करने में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, प्लेसमेंट उसके हिसाब से आरओआई के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग कंपेयर कर देंगे कि ये ट्रिपल आईटी और ये आईआईटी बॉम्बे लड़ा दो और देखो ट्रिपल आईटी बढ़िया है। मतलब क्या क्या ही है भैया। लेकिन चलो मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ खैर छोड़ो, जस्ट लीव। लेकिन अभी तुम इतना डेटा ध्यान में रखो कि हाँ भैया इतना परसेंटाइल अगर लेके आना है तो एटलीस्ट इतने मार्क्स होने चाहिए और इतने मार्क्स से कम में तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। ये बात तुम अपने खोपड़ी में फिट करो और उस हिसाब से मेहनत करो, क्योंकि अगर गोल पता हो ना हमें
कि एटलीस्ट क्या करना है, कितना लेके आना है, तो बहुत आसान हो जाता है फाइट मारना। गोल ही नहीं पता है, अंधेरे में तीर मारोगे तो दिक्कत होगा, है ना। क्योंकि अगर हमें गोल पता होता है, कितना ऊपर नीचे कितना अप डाउन करना है, करना आसान होता है, अंधेरे में तीर मारने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो भाई तुम लोग काम करो, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि एनआईटीज में एडमिशन के लिए एटलीस्ट कितने परसेंटाइल मार्क्स या फिर रैंक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।